वेलकम क्रिएटर्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग फिर करेंगे क्लास 12 होम साइंस का जो यूनिट 4 है वस्त्र एवं परिधान। तो उसके जो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो यहाँ पर हम लोग एक क्लास में कवर करने वाले हैं। और इसके पहले भी यूनिट वाइज आप लोगों की 3 यूनिट की जो क्लासेस हैं वो हो चुकी हैं। तो अगर आप लोगों ने अभी तक क्लास नहीं देखी है तो प्ले लिस्ट में जाइए, विजिट करिए। आप लोग को यूनिट वाइज जो MCQ की क्लास है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर यूनिट के, वो आप लोगों को प्ले लिस्ट में देखने को मिल जाएंगे, जिससे आप लोगों के एग्जाम में जो क्वेश्चन है वहीं से आएंगे, इसके बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है। तो अगर अभी भी आप लोगों ने तैयारी नहीं करी, शुरू की है, तो यहाँ से जो है अपनी तैयारी को स्टार्ट कर सकते हैं। और जो आप लोगों का एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाला है उसमें आप लोग जो है अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही हम लोग यूनिट में करेंगे। तो आज हम लोग यूनिट 4 के 20 जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर देखने वाले हैं। और क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कंप्लीट यूनिट की 1 क्लास यहाँ पर आप लोगों को मिल रही है। तो इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता है। और सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा एक ही जगह पर आपको मिलेंगी। और इसके बाद हम लोग जब पेपर होगा उसके 1 से 2 दिन पहले क्या करेंगे, पूरे जितने भी यूनिट्स हैं उनकी एक मैराथन क्लास कर लेंगे, जिसमें सारे यूनिट के जो MCQ क्वेश्चन है वो एक साथ देखने को आपको मिल जाएंगे, जिससे एक ही क्लास से आप लोगों के जो 20 क्वेश्चन है वो एग्ज़ाम में वहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो पहले हम लोग यूनिट वाइज करते हैं, उसके बाद यूनिट वाइज जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको भी यहाँ पर कवर करेंगे। तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं अपना जो पहला क्वेश्चन है उसको देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, रेखाओं, रंग, बनावट तथा आकार को व्यवस्थित रूप देना कहलाता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रेखाओं, रंग, बनावट तथा आकार को व्यवस्थित रूप देना कहलाता है संतुलन, डिजाइन, सामंजस्यता, आवर्तिता। तो रेखाओं, रंग और बनावट तथा आकार को जो व्यवस्थित रूप देना है वो क्या कहलाता है। तो यहाँ पर क्या कहलाएगा, संतुलन कहलाएगा, डिजाइन कहलाएगा, सामंजस्यता कहलाएगा या आवर्तिता कहलाता है। तो क्या कहलाता है, डिजाइन कहलाता है। ऑप्शन नंबर जो बी है यहाँ पर आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा, डिजाइन जो है कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, रंगों की चमक या विशुद्धता निम्न में क्या कहलाती है। मतलब जो रंगों की चमक है और विशुद्धता है उसे क्या कहते हैं। तीव्रता कहते हैं, आभा कहते हैं, वर्णक्रम कहते हैं या फिर पैटर्न कहते हैं। तो जो रंगों की तीव्रता और विशुद्धता होती है उसको क्या कहा जाता है, तीव्रता कहा जाता है। जो रंगों की चमक होती है उसे क्या कहा जाएगा, तीव्रता कहा जाएगा, आभा कहा जाता है या फिर वर्णक्रम कहा जाता है या फिर पैटर्न कहा जाता है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, क्या कहा जाता है, तीव्रता कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है आप लोगों का ए है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्या कहा जाता है, तीव्रता कहा जाता है। जो रंगों की चमक या विशुद्धता होती है वो तीव्रता कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन दिखने तथा छूने की एक सफेदी अनुभूति है। इसमें से क्या है जो दिखने और छूने की एक अनुभूति है, कैसी, वो भी सफेदी अनुभूति है। तो रंग है, रेशा है, बनावट है या फिर आकार है। तो दिखने तथा छूने की एक सफेदी अनुभूति पूछा गया है कि इनमें से कौन सा दिखने और छूने की जो सफेदी अनुभूति है वो है। तो दिखने और छूने की जो अनुभूति है वो किससे होती है, बुनावट से होती है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट हो जाएगा। दिखने और छूने की जो अनुभूति है वो बुनावट से, टेक्सचर से पता चलती है। अगला क्वेश्चन है, वर्ण क्रम में स्थित रंगों का सही क्रम निम्न में से कौन सा है। तो वर्ण क्रम में स्थित जो रंगों का सही क्रम है, जो 7 कलर्स होते हैं, वो इनमें से कौन से जो क्रम है उसमें सही से दिए हुए हैं। तो विब ग्योर होगा या विब गियोर होगा या फिर विब बॉयर होगा या फिर विब बो, मतलब विब आपका जो विबो यर्ग होगा। तो इसमें से कौन सा जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। जो रंगों का व्यवस्थित क्रम है वो कौन सा होता है, तो क्या होता है, विब ग्योर होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वो एकदम करेक्ट है कि रंगों का जो सही क्रम है वो विबग्योर होता है। वी से क्या होगा, वायलेट हो जाएगा, आई से इंडिगो हो जाएगा, बी से ब्लू हो जाएगा, जी से ग्रीन हो जाएगा और वाई से येलो और ओ से ऑरेंज हो जाएगा, आर से रेड हो जाएगा। तो यहाँ पर जो 7 कलर्स होते हैं, प्रकाश के जो 7 रंग होते हैं, उसको इस जो ये लेटर्स है इनसे क्या है आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि वो कौन कौन से कलर्स होते हैं जो एक समान जो क्रम है उसमें इस प्रकार से रखा जा सकता है, उनको याद किया जा सकता है। तो रंगों का जो सही क्रम है वो क्या है, विबग्योर है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अनुपयुक्त डिजाइन में क्या होगा। डिजाइन के मूल संरचना के ऊपरी भाग को सुंदर बनाया जाता है, डिजाइन के संरचनात्मक रूप पर विशेष ध्यान दिया जाता है, डिजाइन के
अंतर्गत रेशों की रंगाई का विशेष ध्यान रखा जाता है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो अनुपयुक्त डिज़ाइन है उसमें से कौन सा जो ऑप्शन है इसमें से सही हो जाएगा? क्या सही हो जाएगा? कि डिज़ाइन की मूल संरचना के ऊपरी भाग को सुंदर बनाया जाता है या फिर डिज़ाइन के संरचनात्मक रूप पर विशेष ध्यान दिया जाता है या फिर डिज़ाइन के अंतर्गत रेशों की रंगाई का विशेष ध्यान रखा जाता है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन में जो फर्स्ट है यहाँ पर आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा कि डिज़ाइन के मूल संरचना के ऊपरी भाग को जो है सुंदर बनाया जाता है। तो ये अनुपयुक्त डिज़ाइन के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन प्राथमिक रंगों में शामिल नहीं है? तो इसमें पूछा गया है कि इसमें से कौन से जो प्राथमिक रंग है वो नहीं है? लाल, नीला, हरा, पीला। तो प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं ये पूछा गया है। तो जो प्राथमिक रंग आप लोग जानते होंगे, तो यहाँ पर जो प्राथमिक रंग नहीं है वो बहुत जल्दी आप लोग यहाँ पर जो ऑप्शन है वो ऑप्ट कर ले जाएंगे कि इसमें से कौन सा जो प्राथमिक रंग है उसमें शामिल नहीं होता है। तो लाल, नीला, हरा और पीला। तो इसमें से जो प्राथमिक रंग नहीं है वो कौन सा है? जो हरा है वो प्राथमिक रंग के अंतर्गत नहीं आता। ऑप्शन नंबर जो सी है यहाँ पर आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ग्रे पैमाने पर जब रंग सफ़ेद रंग की ओर जाता है तब यह होता है। मतलब ग्रे पैमाने पर जो सफ़ेद रंग है उसकी ओर जब जाता है तो ये क्या कहलाता है? आभा कहलाएगा, शेड कहलाएगा या फिर ए और बी दोनों कहलाता है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ग्रे पैमाने पर जब रंग सफ़ेद रंग की ओर जाता है तब ये क्या कहलाता है? आभा कहलाता है। क्या कहलाता है? आभा कहलाता है। ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है यहाँ पर आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा रंगों आभाओं तथा शेडों को विभिन्न तीव्रताओं के साथ प्रदर्शित करता है? तो निम्न में से कौन रंगों आभाओं तथा शेडों को विभिन्न तीव्रताओं के साथ प्रदर्शित करता है? पेटोन, शेड कार्ड, ग्रे पैमाना, रंग चक्र, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से जो कौन सा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा? ऐसा कौन सा रंग है जो आभाओं तथा शेडों को विभिन्न तीव्रताओं के साथ प्रदर्शित करता है? कौन प्रदर्शित करता है? पेटोन, शेड कार्ड, रंग चक्र, ग्रे पैमाना, इनमें से कोई नहीं है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा? जो पेटोन शेड कार्ड है वो प्रदर्शित करता है। ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है यहाँ पर आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पहनने के लिए तैयार वस्त्रों का जो उत्पादन है वो कब से जो है प्रारंभ हुआ? पहनने के लिए तैयार वस्त्रों का जो उत्पादन है वो कब से प्रारंभ हुआ है? 1910 में, 1920 में, 1930 में या फिर 1940 में? तो पहनने के लिए जो तैयार वस्त्रों का उत्पादन है वो कब से माना जाता है? 1910 से माना जाता है, 1920 से माना जाता है, 1930 से या फिर 1940 से माना जाता है। तो कब से माना जाता है? 1920 से माना जाता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो सेकेंड है आप लोगों का वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फैशन है। फैशन क्या है? एक वस्त्र डिजाइन जो हमेशा बना रहता है, एक शैली जो किसी एक समयावधि तक प्रचलित रहती है, एक कलात्मक जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्य हो, ये वस्त्र निर्माण की एक कला जो सर्वमान्य होती है। तो फैशन क्या है? यहाँ पर पूछा गया है कि फैशन क्या है? फैशन क्या है? एक शैली जो किसी एक समयावधि तक प्रचलित रहती है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है यहाँ पर आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा परिधान लगभग 150 वर्षों से एक जैसा रहा है? स्कर्ट, बैगी पैंट, ब्लाउज या फिर डेनिम्स? तो इसमें पूछा गया है कि ऐसा कौन सा परिधान है जो 150 जो साल है 150 वर्षों तक लगभग एक जैसा रहा है? तो वो कौन सा परिधान है? स्कर्ट है, बैगी पैंट है, ब्लाउज है या फिर डेनिम्स है? तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा? ऐसा कौन सा परिधान है जो 150 वर्षों से एक जैसा ही है, उसमें कोई भी बदलाव नहीं हुआ है? तो जो डेनिम्स है वो वैसा ही है, उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो 4 है आप लोगों का डी है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कुटरियर कहलाते हैं। तो कुटरियर क्या कहलाते हैं? परिधान निर्मात्री पुरुष डिजाइनर, परिधान निर्मात्री महिला डिजाइनर, परिधान व्यापारी, इनमें से कोई नहीं। तो कुटरियर किसे कहते हैं? कुटरियर किसके लिए जो शब्द है वो प्रयोग किया जाता है? परिधान निर्मात्री पुरुष डिजाइनर के लिए, परिधान निर्मात्री महिला डिजाइनर के लिए, परिधान व्यापारी के लिए या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो कुटरियर है वो किन के लिए प्रयोग किया जाता है? और इस शब्द का जो प्रयोग है वो कहाँ पर किया जाता है? फ्रांस में किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? तो परिधान निर्मात्री जो पुरुष डिजाइनर है उनके लिए कुटरियर जो शब्द है उसका प्रयोग किया जाता है।
अगला क्वेश्चन है सिलाई मशीनों में पांव चक्की का विकास कब हुआ। तो पूछा जा रहा है कि सिलाई मशीनों में जो पांव चक्की ट्रेडल है उसका विकास कब हुआ। 1852 में, 1855 में, 1859 में, 1862 में। तो जो ट्रेडल मशीन है उसमें जो सिलाई मशीन है उसमें जो पांव चक्की जो ट्रेडल है उसका विकास कब हुआ है, कौन से सन में हुआ है, ये पूछा जा रहा है। तो कौन से सन में हुआ है, 1859 में हुआ है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है यहाँ पर आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। 1859 में हुआ है जो सिलाई मशीन है उसमें जो पांव चक्की है ट्रेडल का विकास किया गया था 1859 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय फैशन में फ्रांस का प्रभुत्व किस शताब्दी में प्रारंभ हुआ। तो पूछा जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय फैशन में जो फ्रांस का प्रभुत्व है वो कौन सी शताब्दी में प्रारंभ हुआ। 16वीं शताब्दी, 17वीं शताब्दी, 18वीं शताब्दी, 19वीं शताब्दी। तो कौन सी शताब्दी में जो फ्रांस अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो फ्रांस का प्रभुत्व है वो देखने को मिला है। 16वीं शताब्दी, 17वीं शताब्दी, 18वीं शताब्दी, 19वीं शताब्दी। तो कौन सी शताब्दी में देखने को मिला है। तो जो 18वीं शताब्दी है उसमें देखने को मिला है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है आप लोगों का यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 18वीं शताब्दी में देखने को मिला है। अगला क्वेश्चन है धुलाई की मशीनों में निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार शामिल है। तो मतलब धुलाई की मशीनें जो है कितने प्रकार की होती हैं। तो पूछा गया है इनमें से कौन सा प्रकार है जो धुलाई की मशीनों में शामिल है। पूर्णतया स्वचालित, अर्ध स्वचालित, हस्तचालित, इनमें से कोई नहीं। तो धुलाई की मशीनों में कौन सा जो प्रकार है वो इसमें से शामिल है। पूर्णतया स्वचालित, अर्ध स्वचालित या फिर हस्तचालित। तो इनमें से धुलाई की मशीनों के जो प्रकार है उनको उनमें से कौन सा जो है सम्मिलित किया जाएगा। पूर्णतया स्वचालित सम्मिलित किया जाएगा या फिर अर्ध स्वचालित सम्मिलित किया जाएगा या फिर इनमें से सभी। तो यहाँ पर जो कौन सा ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा या फिर सेकंड या फिर थर्ड या फिर सारे सही हो जाएंगे। तो धुलाई की जो मशीनें हैं इनमें कौन सा जो प्रकार है शामिल होता है। पूर्णतः स्वचालित भी होता है, अर्ध स्वचालित भी होता है, हस्तचालित भी होता है। तो इनमें से जो सभी ऑप्शन नंबर डी है वो करेक्ट हो जाएगा क्योंकि ये सब जो है धुलाई की मशीनों के प्रकार के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो डी है वो इनमें से सभी वाला जो ऑप्शन है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है धुलाई मशीनों में चक्रण की उपयुक्त गति होती है। पूछा गया है कि धुलाई मशीनों में जो चक्रण की गति होती है वो कौन सी गति उपयुक्त होती है। 200 से 300 आरपीएम, 300 से 1100 आरपीएम और 600 से 620 आरपीएम। आरपीएम का मतलब होता है राउंड पर मिनट। तो धुलाई मशीनों में जो चक्रण की उपयुक्त गति है वो कौन सी गति सर्वश्रेष्ठ या फिर अच्छी मानी गई है, उपयुक्त मानी गई है। कौन सी मानी गई है, 200 से 300 आरपीएम या फिर 300 से 1100 आरपीएम या फिर 600 से 620 आरपीएम। तो कौन सी गति सर्वाधिक उपयुक्त होती है। 600 से 620 आरपीएम की जो गति होती है वो धुलाई मशीनों में चक्रण के लिए उपयुक्त होती है। ऑप्शन नंबर जो सी है यहाँ पर आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एक व्यावसायिक धुलाई घरों में निम्नलिखित में से कौन सी एक व्यवस्था नहीं है। तो पूछा गया है कि व्यावसायिक धुलाई घरों में कौन सी व्यवस्था नहीं है। रेशा निर्माण, निर्जन धुलाई या फिर रिकॉर्ड रखने की पद्धति या फिर जल निष्कासन। तो व्यावसायिक धुलाई घरों में कौन सी एक व्यवस्था नहीं होती है। तो पूछा गया है कौन सी व्यवस्था व्यावसायिक धुलाई घरों में नहीं होती है। रेशा निर्माण, निर्जन धुलाई, रिकॉर्ड रखने की पद्धति, जल निष्कासन। तो कौन सी व्यवस्था नहीं होती है। जो रेशा निर्माण की पद्धति है वो नहीं देखने को मिलती है व्यावसायिक धुलाई घरों में। तो ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है यहाँ पर आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है होटलों तथा रेस्टोरेंट में सबसे अधिक महत्व दिया जाता है। किसे महत्व दिया जाता है। स्वास्थ्य एवं स्वच्छता पर, विसंक्रमण एवं परिसज्जा पर, सौंदर्य बोध एवं अंतिम सज्जा पर, इनमें से किसी पर नहीं। तो किस पर यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है जो होटल हैं और रेस्टोरेंट हैं उनमें सबसे ज़्यादा किसको महत्व दिया जाता है। स्वास्थ्य एवं स्वच्छता पर, सौंदर्य बोध एवं अंतिम सज्जा पर दिया जाता है या फिर विसंक्रमण परिसज्जा पर दिया जाता है या इनमें से किसी पर भी नहीं दिया जाता। तो होटल और जो रेस्टोरेंट होते हैं वहाँ पर सबसे ज़्यादा
जो महत्व दिया जाता है वो सौंदर्य बोध एवं अंतिम सज्जा पर दिया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा। किस पे दिया जाता है? सौंदर्य बोध एवं अंतिम सज्जा पर दिया जाता है, क्योंकि होटल और रेस्टोरेंट पे जो सौंदर्य होता है उसी को जो है प्राथमिकता दी जाती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वस्त्रों की देखरेख तथा रखरखाव में से किस पर निर्भर करता है? जो वस्त्रों की देखरेख और रखरखाव है वो किस पर निर्भर करता है? रेशों की मात्रा पर, धागे के प्रकार पर, वस्त्र निर्माण तकनीक पर, इनमें से सभी पर। तो वस्त्रों की देखरेख तथा जो रखरखाव है वो किस पर निर्भर करता है? रेशों की मात्रा पर, धागे के प्रकार पर, वस्त्र निर्माण तकनीक पर, इनमें से सभी पर। तो किस पर निर्भर करता है? इन सभी पर निर्भर करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो डी है 4 है आप लोगों का, वो करेक्ट हो जाएगा। इन सभी पर जो है वस्त्रों की देखरेख और रखरखाव निर्भर करता है। और आपका लास्ट क्वेश्चन है, व्यावसायिक धुलाईघर में एक चक्र में धुलाई की मशीनों में कितने भार तक वस्त्रों की धुलाई की जा सकती है? तो पूछा गया है कि जो व्यावसायिक धुलाईघर होते हैं उनमें एक चक्र में धुलाई की मशीनों में कितने भार तक जो वस्त्र है उनकी धुलाई की जा सकती है? 100 किलोग्राम तक, या 200 केजी तक, या 80 केजी तक, या फिर 50 केजी तक। तो जो व्यावसायिक धुलाईघर होते हैं उनमें एक चक्र में कितने भार तक जो वस्त्र हैं वो धोए जा सकते हैं? तो कितने भार तक जो वस्त्र हैं वो धोए जा सकते हैं व्यावसायिक धुलाईघर में? तो 100 केजी तक जो वस्त्र हैं वो धुले जा सकते हैं एक चक्र में, एक बार में जो 100 किलो तक जो वस्त्र हैं उनकी धुलाई की जा सकती है। व्यावसायिक धुलाईघर की जो मशीनें होती हैं वो एक बार में जो 100 केजी तक, मतलब 100 केजी तक जो वस्त्र हैं वो धुलती हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। और आज हम लोगों ने 20 क्वेश्चन किए हैं और सारे क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट थे। तो पूरी स्लाइड हम लोगों ने कर ली है और यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन थे वो सब हम लोगों ने लगा लिए हैं। तो आप लोगों को क्लास कैसी लगी? और इसी प्रकार की जो क्लासेस हैं आगे भी आप लोगों को एग्ज़ाम तक मिलती रहेंगी। तो ऐसी क्लासेस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आप लोगों को जो क्लास का जो नोटिफिकेशन है वो समय पर मिलता रहे और आप लोगों को ऐसी इंपॉर्टेंट जो क्लास है वो मिलते रहें। तो अगर आप लोग क्लास देखते हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए करिए और वीडियो को शेयर किया करिए, क्योंकि आप लोगों के लिए इतनी मेहनत से जो कंटेंट है वो बनाया जाता है, तो एक लाइक और वीडियो को शेयर करना तो बनता ही है। तो ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक और इजी लैंग्वेज में सारी चीज़ें समझाई जाती हैं। तो अगर आप लोगों को कोई टॉपिक अभी तक ऐसा है जो समझ में नहीं आया है तो वो भी बताइए, उसको भी एक वन शॉर्ट वीडियो में समझाने की कोशिश की जाएगी। तो ऐसे बहुत सारी इंपॉर्टेंट क्लासेस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, क्लास अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। और ऐसे बहुत सारी जो क्लासेस हैं आप लोगों को यहाँ पर टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। एग्ज़ाम तक हम लोग ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्लासेस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।